रखते दिल बांध लो। सनीरा बानो। किस्त नंबर 4। कातिल। बंगले के सफेद दरो दीवार को सिसकियों के बादलों ने ढांप रखा था। वो सिसकियां भाभी की थी। कदीर की लाश के करीब 2 सालों हुए वो मुसलसल रो रही थी। सोसाइटी की औरतें उनके इर्द गिर्द जमा थी। मर्द हजरात भी कुछ दूर लॉन में लगी कुर्सियों पर बैठे थे। उष्णा ने लॉन में कदम रखा तो उसे अजीब सी वहशत का एहसास हुआ। इसका हुलिया इस माहौल से मेल नहीं खा रहा था। वो रात की इसी पार्टी ड्रेस में मलबूस थी। अपनी चादर से अपना जिस्म ढांपते हुए वो लॉन पार करती हुई दलान तक आई थी। कदीर की लाश सामने थी। सफेद कफन ने उसे ढांप रखा था। भाई, वो जेरे लब बोली और यकरख्त कदीर की लाश के करीब बैठ गई। वो जैसा भी था, आखिर को भाई था, और अब तो वो मौत से मुलाकात करके अगली दुनिया तक जा चुका था। अब गिले शिकवों का क्या फायदा? उसने आहिस्तगी से कफन चेहरे से हटाकर कदीर के सर्द हाथ पर हाथ रखा तो भाभी ने उसे गुस्सीली नजरों से देखा। आ गई तू? उसकी आंखों में कहर साफ दिखाई देता था। अपने भाई को कत्ल करा के अब ताजियत करने आई है? भाभी, आप क्या कह रही हैं? इनसे इसे इस कदर से फाकी की उम्मीद न थी। सच कह रही हूँ मिसनी। वो अब हाथ नचा नचा कर बोल रही थी। कमबख्त, कुछ पैसों की खातिर तूने मेरे शोहर को कत्ल ही करा दिया। मुझ पे ये घिनौना इल्जाम मत लगाएं भाभी। कदीर भाई थे मेरे। मैं उनके साथ ये कैसे कर? भाई नहीं था वो तेरा। जहर लगती थी इसे तू, और सही ही लगती थी। हमारे लिए सांप ही साबित हुई है। तू मेरे शोहर की कातिला है उष्णा। मेरे शोहर की कातिला है तू। उष्णा को इन सब औरतों में अजीब सी घुटन महसूस हुई। मर्द हजरात भी अब सर उठाकर देख रहे थे। भाभी सर पकड़ पकड़ कर दहाइयां दे रही थी। मेरे सुहाग को मार दिया। मेरे बच्चों को यतीम कर दिया। उष्णा मजीद न सुन सकी। उसने चादर संभाली और औरतों के मजरमे में से उठ गई। उसे अपने अकब से भाभी की आवाज़ें मुसलसल आ रही थीं। इसे ना जाने दो लोगों, मेरे शौहर का मारा है इस कमीने। इसे ना जाने दो। उष्णा के कदमों में इस तरह तौर पर रवानी आ गई थी। वो ताज़ियत करने आई थी। यहाँ तो उसे ही कातिला बना दिया जा रहा था। सुबह वो उठा तो बिल्कुल वैसा ही था। छुई मुई था। नाजुक अंदाम सा अली हैदर। वही अली हैदर जो तितली देखकर भी डरता था और चीख की आवाज़ सुनकर भी। मारी उसे हशाश बशाश छोड़कर ऑफिस आई थी, लेकिन गेट बंद था। वह ठिठक कर रुक गई, लेकिन तभी उसे अरमान की आवाज़ आई। मुझे पता था तुम आ जाओगी। उसने घूमकर देखा। वो दरवाजे की दूसरी तरफ खड़ा था। उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। भोली लड़की, कभी अपना फ़ोन भी चेक कर लिया करो। मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की, हत्ता कि अली के नंबर पर भी मैसेज छोड़ा कि आज स्टूडियो बंद रहेगा। वो अब उसके सामने आ खड़ा हुआ था। तुम्हारी वजह से मुझे 1.5 घंटा यहाँ खड़ा रहना पड़ा। मारिया को वाकई शर्मिंदगी हुई। फ़ोन जैसी चीज़ों से उसका आजकल 36 का आंकड़ा चल रहा था। वैसे ऑफिस क्यों बंद है? मैंने आज रात की पार्टी थ्रू की है। तुम्हारी वजह से इतनी टीआरपी मिली है, रैंकिंग में दूसरे नंबर पर आ गए हैं हम। वो बहुत खुश था। तुम्हें भी आना होगा, और सुनो, अली को भी लेकर आना। अली नहीं आएगा अरमान, आपको पता तो है। मारिया ने रूहान से लहजे में कहा। अरमान ने इसरार किया। अच्छा तुम तो आ जाना, प्लीज़। तुम्हें काफ़ी सारे लोगों से मिलवाऊंगा। उसने कोई फैसला ना लिया, लेकिन इसका इरादा था कि वो नहीं जाएगी। वो टेबल पर रखे टिश्यू से आंसू साफ कर रही थी। उसे बास्केट में डालकर उसने अगला टिश्यू उठाया था कि भारी कदमों की आवाज़ें गूंजी। वो हैवी बूट्स पहने तेज तेज कदमों से चलता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। अरहम! उसे देखकर वो सिसकी लेकर उठी थी और भागकर इससे जा लगी थी। अरहम चंद लम्हों के लिए शशदर रह गया था। उसके बाजू उष्णा को समेटने के लिए हरकत नहीं कर सके। वो उसके सीने से लगी सिसकियां भरती रही। भैया मर गए अरहम। हाँ, मुझे मैसेज मिल गया था। उसने उष्णा को खुद से अलहदा करते हुए कुर्सी पर बिठाया था। एक टिश्यू इसके हाथ में देते हुए वो इसकी ज़हनी हालत समझते हुए कुर्सी घसीट कर इसके पास ही बैठ गया। भाभी मुझे कसूरवार ठहरा रही हैं अरहम। वो मुसलसल हिचकियां ले रही थी। उन्हें लगता है मैंने जायदाद का तनाज़ा हल करने के लिए कदीर भैया को मार दिया। ये तो बहुत बुरी बात है। उसने किसी एथिक्स सिखाने वाले टीचर की तरह नाक सिकोड़ी। ऐसे ही किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। वो मुझे कातिला कह रही थी अरहम। वो एक बार फिर रो दी थी। अरहम ने पहली बार महसूस किया कि वो कितनी अज़ियतनाक थी। बाहर से चाहे जो भी ज़ाहिर करे, अंदर से बिल्कुल मोम की मानंद थी। इस बार उसने उष्णा को टिश्यू थमाया तो साथ ही उसका हाथ भी थाम लिया। एक बात तो बताओ, वो बहुत नरमी से पूछ रहा था।
कहीं वाक़ई तुमने कदीर को नहीं मार दिया? उष्णा ने नम आँखों से अरहम को घूरा। अरहम हँसा और नफ़ी में सर हिलाया। सॉरी, सॉरी, मैं बस मज़ाक कर रहा था। वो टिश्यू का सहारा लिए बगैर उसके आँसू साफ़ कर रहा था। उष्णा का कुछ दिल हल्का हुआ। वो रोते-रोते मुस्कुरा दी। थर्ड क्लास रोमांस तुम्हें कुछ ज़्यादा ही पसंद नहीं है? ये थर्ड क्लास नहीं है, क्लासिक रोमांस है। वो तुर्की व तुर्की जवाब देकर पीछे हट गया था। चलो अच्छा हुआ, कदीर भैया का पत्ता साफ। अब तुम कभी नहीं रोगी। और हम? उष्णा झुंझला उठी थी। वो मेरे भाई थे। पता है मैं इनकी मौत पर बहुत दुखी हूँ। ऐसी बातें मत करो, मैं दोबारा रोने लग पड़ूंगी। और हमने इन्हें दोनों हाथ खड़े कर दिए। उष्णा ने टिश्यू टेबल पर रखा और ग्लास में पानी भरा। चलो अब कोई और बात करो, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी है। वो टेबल पर कोहनियाँ टिका कर उसे देख रहा था। उष्णा ने भरपूर मुस्कुराहट से उसे देखा। वो शख्स इसके चेहरे से शायद इतना मुतासिर न था जितना उसकी आवाज़ का दिलदादा था। तुम्हें मेरी आवाज़ अच्छी क्यों लगती है? पता नहीं। उसने कंधे उचका दिए। क्या मेरी आवाज़ प्यारी है? शायद। वैसा ही एक और मुबहम सा अंदाज़। उष्णा ने सर झटक दिया। वह एक बार एतराफ़ कर चुका था कि उष्णा सादिक अच्छी लगती है। लेकिन दोबारा कभी उसने नहीं कहा था कि उष्णा सादिक उसकी जान है। मारिया वापस नहीं आई थी घर। मार्केट चली गई थी। उसे कुछ ग्रोसरी खरीदनी थी। घर के लिए सामान लेना था। शॉपिंग करके वो कार में घर पहुंची तो हमेशा वाला टाइम हो रहा था। खिलाफे मामूल अली जागा हुआ था। सोफे पर सीधा लेटा वो हाथ में रूबिक्स क्यूब लिए इसे बहुत गौर से देख रहा था। क्या कर रहे हो? उसने इसके हाथ में रूबिक्स क्यूब देख कर लिया था, फिर भी पूछा। "हम्म, कुछ नहीं।" वो सोफे पर सीधा बैठ गया था। कोई पार्टी है उष्णा? तुम्हें कैसे पता? उष्णा चौंक उठी। अली ने टेबल पर रखे फ़ोन की तरफ इशारा किया। मेरे फ़ोन पर कोई मैसेज आ रहा था। मैंने पढ़ लिया। मारिया समझ गई कि वो अरमान का मैसेज था। उसने नफ़ी में सर हिला दिया। पार्टी है, पर मैं नहीं जा रही। क्यों? उसने मासूम सा मुँह बनाया। क्योंकि फिर अली अकेला हो जाएगा। नहीं, तुम अली की वजह से नहीं रुकोगी। अली अली कुछ भी नहीं करेगा। तुम चली जाओ, अली ठीक है। मेरा दिल नहीं कर रहा अली। उसने डब्बे शर्ट पर सजाते हुए कहा तो अली ने मुंह बसूर लिया। फिर अली से दोबारा कभी बात मत करना। मारिया ने उसे चौंक कर देखा। उसे हर हाल में अपनी बात मनवानी आती थी। धीरे से चलती हुई वो अलमारी तक गई। अली जूं का तू मुंह बसूरे सोफे पर बैठा रहा। फिर अचानक सामने आहट हुई। अली ने सर उठाकर देखा। वो हाथ में 2 ड्रेस लिए खड़ी थी। कौन सा पहनूं? उसने देखा। अली के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई थी। वो कुछ देर दोनों ड्रेसेस को देखकर गौर-व-होश करता रहा। फिर एक पर उंगली रख दी। मारिया ने उसे पकड़ा और लेकर चली गई। उसे याद था, वो बहुत अरसे से यूं तैयार नहीं हुई थी। लिपस्टिक तो दूर की बात, अब बाल भी नहीं बनाती थी। आज काफी अरसे बाद उसने बाल बनाए थे और शौक रंग सूट पहना तो वो बेहद हसीन लग रही थी। देखो, अच्छी हूं ना? उसे अली हैदर का अपनी सताइश पर सर हिलता देखना था। अली हैदर ने वाकई सर हिला दिया था। फिर कुछ ऐसा भी कहा जो इसकी तवक्को के खिलाफ था। तुम अली को हमेशा अच्छी लगती हो मारिया। मारिया झिंपा झिंपा सा हंस दी। वो फंक्शन अरमान ने मुनक्कद कराया था। इसके सारे दोस्त अपनी बीवियों समेत उसके घर के अकबी हिस्से में बरकी कुमकुम से सजे लॉन में मौजूद थे। कुछ आला ओहदेदार भी थे। इसके दोस्त अहबाब का दायरा बहुत वसी था, पर मारिया जानती थी इसका दोस्त अहबाब का वो दायराकार अरमान का कम और अली का ज्यादा था। पार्टी में मौजूद हर शख्स अरमान से अली के मुतालिक इस्तफसार कर रहा था। करीबी दोस्तों को तो मालूम था, कुछ अभी अनजान थे। कैसे हैं आप डॉक्टर अली? वही नौजवान डॉक्टर आरिफ जिसने कुछ रातों पहले अली को फर्स्ट एड दी थी, अली की खैरियत दरियाफ्त कर रहा था। मारिया सर हिलाकर रह गई। पहले से बेहतर है। ये तो तुम हर बार कहती हो मारिया, लेकिन वो मुझे नॉर्मल नहीं दिखाई देते। मेरा शौहर पागल नहीं है, उसने पुख्ता लहजे में सर उठाकर कहा। वो जूनियर डॉक्टर खामोश रह गया, लेकिन वो अकेला ये सवाल पूछने वाला नहीं था जो अली हैदर की ज़हनी हालत से बेगाना थे। वो यूं पूछते थे, डॉक्टर अली कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आए? वो इनकी तबीयत खराब थी, इसलिए नहीं आ सके। मारिया सवालों में घिरी हुई थी। इसका ध्यान पार्टी में घूमती साथी जर्नलिस्ट और सहाफ़ियों की नफीस सी बीवियों की बजाय अली हैदर में ही अटका हुआ था। वैसे बहुत बुरा हुआ अली साहब के साथ। इस कदर अच्छे डॉक्टर खुद सब भुला बैठे।
बस पागलों का डॉक्टर पागलों का इलाज करते करते खुद पागल हो गया ना। भाई सदमा भी तो गहरा लगा ना इन्हें। आखिर इनके अपने बेटे की मौत हुई थी। वो सब कुछ सुनती रही थी। पार्टी में लोग अरमान से ही महवे गुफ्तगू थे, लेकिन इनकी गुफ्तगू का महवर अली हैदर, इसका बेटा और इसकी बीवी थी। वहां खड़े खड़े इसका दिमाग साई साई करने लगा। अरमान ने इसकी ज़हनी हालत देखकर इसे लिफ्ट की ऑफर की, जो उसने सख्ती से ठुकरा दी। वो आज अलीफ का फेवरेट नीली स्पोर्ट्स कार खुद चला कर लाई थी और अब खुद चलाकर वापस जा रही थी। इसे तवक्को थी कि अली अब तक सो चुका होगा, लेकिन वो तो सोफे पर बैठा अपना लैपटॉप खोले बैठा था। मारिया एकदम ठटकी। क्या उससे लैपटॉप का पासवर्ड याद था? अली, वो दौड़ते हुए लाउंज में दाखिल हुई। क्या कर रही हो? क्या कर रहे हो? तुम वापस आ गई? वो मारिया को देखकर बच्चों की तरह खिलखिलाया था। तुम क्या कर रहे हो? वो इसके पास सोफे पर आकर बैठी थी। मैं मैंने नोटबुक खोली। मारिया, देखो देखो, मैं तुम्हें जादू दिखाऊं? मारिया देख रही थी। वो लैपटॉप को नोटबुक कह रहा था। उसने देखा, अली ने कीबोर्ड से ए प्रेस किया। साथ ही वो मारिया को बता रहा था, मैं यहाँ से ये बटन दबाता हूँ और देखो, वहां भी वही लफ्ज लिखा आता है। मारिया इस कदर इस सादगी पर हंस दी। उसने पासवर्ड से लैपटॉप अनलॉक नहीं किया था। पासवर्ड बॉक्स में ही लिख रहा था। उसे लैपटॉप कहते हैं अली, ये तुम्हारा है, तुम्हें याद है? हाँ, ये अली को इकरा ने तोहफे में दिया था, पूरे 13 साल पहले। लेकिन अली ने इसे इस्तेमाल नहीं किया। इसके लिए ये इकरा की निशानी है। मारिया धक से रह गई। इसे इकरा याद थी? इसे 13 साल पहले वाली इकरा याद थी? उसने बेख्तियार अली का चेहरा थाम लिया। अली, तुम्हें याद है इकरा? इकरा कौन थी? हाँ, इकरा अली की पहली बीवी थी। अली इकरा से प्यार करता था, लेकिन मारिया, अली तुमसे भी प्यार करता है। सबको भुला देने के बावजूद इकरा उसके ज़हन में थी। मारिया ने मज़ीद नरमी से उसके गाल सहलाए और बोली, और अरहम, तुम्हें अरहम याद है अली? वो इसके बेटे का नाम लेकर पूछ रही थी। अली सोचता रह गया। पुरसोच निगाहों से उसने मारिया को देखा। अरहम कौन? गोया उसे इकरा याद थी, और वो बेटा जिसके लिए वो बेतहाशा रोया था, जिसके सबब उसकी ये हालत हो गई थी, वो याद नहीं था। मारिया की अपनी आंखों में आंसू आ गए। उसने सर नफी में हिला दिया। कुछ नहीं अली, मैं सोने जा रही हूँ। वो मजीद इसके सामने बैठकर नहीं रो सकती थी। आंसू पूंछती हुई वो उठ खड़ी हुई। उस रात उसके पेट में शदीद दर्द उठा, तो उसको कुछ मुताज़ा देखकर अली ने आंखें खोल दी थी। खिलाफ मामूल वो उसकी सिस्कियों से खौफज़दा नहीं था, लेकिन बेतासुर नज़रों से उसे मुसलसल देख रहा था। मारिया उसको कोई तवज्जो दिए बगैर उठी और वॉशरूम तक आई। उसने गुज़िश्ता रात पार्टी में कोक पी थी। शायद इसका असर था। 2-3 उबकाइयों के बाद उसका जिस्म टूट सा गया। फ्रिज से पानी पीने के बाद वो कुछ देर कुर्सी पर ही बैठी रही। वापस उठकर वो कमरे में आई तो अली बेड पर लेटा था, सीने पर हाथ रखे। सीधा लेटा वो उसे देख रहा था। वाई पेन? उसने खुरदरे से लहजे में दरियाफ्त किया। मारिया को इसकी आवाज़ बदली बदली सी लगी। वो कितने अरसे बाद अंग्रेजी में मुखातिब हुआ था, लेकिन मारिया ने ज़्यादा ध्यान न दिया। बिना कुछ कहे वो इसके बराबर आ लेटी थी। बस, पेट में दर्द है, सब ठीक हो जाएगा। उसने दर्द से आंखें मूंद ली थी। उसके साथ लेटा अली अब इसी अंदाज में लेटे लेटे गर्दन मोड़कर उसे तक रहा था। उसके चेहरे पर दिन वाले भोलेपन का रत्ती बराबर भी एहसास ना था। अली, मारिया इसके सीने पर हाथ रखकर उससे मुखातिब हुई थी। तुम्हें बच्चे पसंद हैं? अली ने जवाब नहीं दिया था, बस टुकर टुकर उसे देखता रहा। अगर मारिया इस घर में एक बेबी ले आई तो अली मारिया से नाराज तो नहीं होगा ना? बेबी? वो लफ्ज लफ्ज करके बोला था। मारिया ने इस बात में सर हिलाया और मुस्कुराती हुई अली के सीने से लग गई। हमारा बेबी अली। अली अब भी कुछ नहीं बोला। उसने बगौर अपने सीने पर रखे इस लड़की को देखा था, ऐसे जैसे उसे पहचानता ही नहीं था। उष्णा को अब उसकी आदत सी होने लगी थी। हर दोपहर जब वो स्कूल से निकलती तो उसे लेने के लिए कार समेत मौजूद होता था। उसे रेस्टोरेंट ले जाता, शाम को इससे गुफ्तगू करता रहा। उष्णा को उसकी मौजूदगी में वक्त का एहसास ही नहीं होता था, जैसे वो अनजाना फ़लसफ़ी वक्त रोक लेता था। ये तुम क्या लिख रही हो? वो लैपटॉप गोद में रखे जाने क्या लिख रही थी कि इसकी तरफ मुतवज्जो नहीं थी। नानो के लिए ईमेल लिख रही हूँ। आज उनकी सालगिरह है ना, इसलिए।
और नानो को उनके सौतेले पोते की मौत की खबर दे दी? उसने दिलचस्पी से पूछा। उषा ने नफी में सर हिला दिया। ज़रूरत नहीं है, पर मेरा टाइम नानो के टाइम में मिक्स तो मत करो। अब मैं बैठा हूँ तो मुझसे बातें करो ना। उसने इल्तिजा की, लेकिन उष्णा लिखती रही। अरहम की बस हुई तो वो कुर्सी से उठा और कुर्सी उसके करीब घसीट कर इसके हाथों से लैपटॉप ले लिया। अरहम क्या कर रहे हो? उष्णा ने लैपटॉप खींचना चाहा तो अरहम पीछे को सरका। चलो नाना, बहुत बातें हो गई, अब गुड बाय। अरहम रुक। वो आगे आई तो अरहम ने बेख्तियार शहादत की उंगली उठाई, जो उष्णा के लबों पर जम गई। उष्णा ठहर सी गई। अरहम खुद ठहर सा गया। फिर उसने चेहरा मोड़ा। इख्तितामी कलमात लिखकर उसने जल्दी से सेंड के ऑप्शन पर क्लिक किया और लैपटॉप की स्क्रीन ढक दी। उष्णा ने गहरी सांस ली और हमने लैपटॉप टेबल पर रखा और कोहनियाँ मेज़ पर टका ली। चलो अब मुझसे बात करो। वो इसके साथ ही कुर्सी जोड़कर बैठ गया था। उष्णा हंस दी और हम इसके हंसने पर मुस्कुराया और कहने लगा, जितने अरसे मुझसे बातें कर सकती हो कर लो उष्णा मैडम, फिर तो तुम लंदन चली जाओगी। क्या मतलब? उष्णा चौंकी और हम मुस्कुराता रहा। मुझे पता है। वह बगौर उष्णा को देख रहा था। तुमने कदीर के वकील से मुलाकात की है। वो तुम्हें हिस्सा देने पर रजामंद नहीं है। तुम अब इन पर केस कर रही हो ना? उष्णा को बड़ी हैरत हुई। उस आदमी के पास हर बात की खबर होती थी। अच्छा, कोई और बात करते हैं ना? वो चाहती थी अरहम मौजू तब्दील कर ले। मैं आज मृणाल के साथ मूवी देखने जा रही हूँ। अरहम, तुम आओगे? मैं? वो चौंक उठा था। उष्णा ने सर हिलाया तो उसने मुस्कुराते हुए नफी में सर हिला दिया। मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं रात को बाहर नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकते? तुम कोई लड़की हो क्या? उष्णा, मैं नहीं आ सकता। मैं रात में बाहर नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलते? उसे वो बात बेहद फजूल लगी। उसे लगा था कि शायद अरहम उसकी लंदन जाने वाली बात पर नाराज था, इसलिए बहाना बना रहा था। लेकिन अरहम के चेहरे पर संजीदगी थी। उसने कुछ तवक्कुफ बाद सर उठाया और उष्णा को देखा। मुझे अंधेरे से डर लगता है उष्णा। मैं रात को अपने कमरे से नहीं निकलता। अंधेरे से डर लगता है? उष्णा बेख्तियार हंसी थी, लेकिन वो मजाक नहीं था। अरहम वाकई संजीदा था। उसने बेबसी से मुस्कुराकर कंधे उचकाए। मुझे नहीं पता। मैं शुरू से ही ऐसा हूँ। मुझे अंधेरे में घबराहट होती है। बहुत डर लगता है। साथ कोई साइकियाट्रिक मसला है। अच्छा, तो तुम पागल वागल हो? उष्णा मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोली थी। अरहम जवाबन हंसा। उसने भी बहुत अरसे यूं ही इसका मजाक उड़ाया था। वो शायद बदले ले रही थी। और ये पागल तुम्हारा दीवाना है उष्णा। दो खूबसूरती पर मरते हैं। ये तुम्हारी आवाज पर मर मिटा है। वो ज़ेरे लब बोला और उष्णा ने यूं ज़ाहिर किया जैसे वो सुना ही नहीं, पर वो मुस्कुरा रही थी। मतवातर, मुसलसल।